इंटरनल रिपोर्ट भी सामने आई थी ईरान के जो इजराइल के जो वहाँ पर चीफ है सेना के, उन्होंने कहा था कि हमारी सेना कमज़ोर हो रही है और ख़ासतौर पर युवाओं को झुकाव जो वहाँ पर नहीं हो रहा है, चूँकि कई मोर्चे पर इजराइल लड़ता रहा है और इसीलिए युवा नहीं चाहते कि वो ज्वाइन करें आर्मी। तो ये भी एक इजराइल की सच्चाई है। लेकिन वापस अब अगर ईरान को हम समझें तो ईरान में इतना असंतोष है, बावजूद इसके अभी तक क्रांति जैसी स्थिति नहीं दिख रही है। तो क्या जनता ईरानी सेना की हार का इंतज़ार कर रही है? बिल्कुल नहीं। 2 मुद्दे हैं इसमें। जी। देखिए, पहले जनता तो बड़ी विवश है, लाचार है। ईरान की जो ये रजीम है, आईआरजीसी हो या उनकी मिलिट्री हो, वो बहुत ज़्यादा उनके पास मिलिट्री पावर है। भारत जैसा नहीं है ना कि आंदोलन के लिए लोग आ गए तो वो सरकार उनके सामने झुक जाएगी। वो उसके सामने नहीं झुकने वाले हैं। कई हज़ार लोगों की उन्होंने हत्या की अभी हाल में जो एजिटेशन हुए। जी। दूसरी बात आप ये देखिए कि जो बाहर से अटैक हो रहा है, तो अटैक तो पूरे ईरान पे हो रहा है। ईरान के स्कूल के बच्चों की हत्या हुई। जिन ईरानी खिलाड़ियों ने कभी फुटबॉल के मैच में या दूसरे मैचेस में या वॉलीबॉल के मैच में राष्ट्रीय गान गाने से मना कर दिया, वो स्कूल के बच्चों का बैग लेके आ रहे हैं। तो जो सिविलियन पे अटैक इन्होंने किया, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने ईरान की जो ये थियोक्रेटिक रजीम है उसकी लेजिटिमेसी बढ़ा दी, उसकी लोकप्रियता बढ़ा दी। और बाहर से कोई भी अटैक होता है तो भीतर के लोग हमेशा एक होकर रहना चाहेंगे। तो ये अटैक देखें कि ट्रंप साहब जब एनर्जी पे अटैक करना चाहते हैं, पानी पे अटैक करना चाहते हैं, इंटरनेट को अटैक करना चाहते हैं, तो अटैक सरकार पे नहीं कर रहे हैं, पूरे ईरान देश के ऊपर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ईरान की जो जनता है, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनके लिए संभव नहीं है कि वो अमेरिका के साथ खड़े हों या इस सरकार के साथ खड़े हों। तो हालात उन्होंने टोटली रिवर्स कर दिया है कि अगर उनका ऑब्जेक्टिव रजीम चेंज करना है तो ये ठीक उल्टा हुआ। और इस वजह से मैं कहता हूँ कि वॉर का ये बहुत ही रेकलेसली और बहुत ही इमेच्योर वॉर का ये साइंस है जो उन्होंने किया है। लेकिन ट्रंप का एक हाल ही में बयान आया था, उसको मैं आपसे समझूंगी, बिल्कुल। उसके मायने अगर आप हमें समझा पाए। उन्होंने कहा था कि हमारा मकसद था कि रिजीम चेंज करना। अब जो नई रिजीम है वो काफ़ी सॉफ्ट है, बातचीत बेहतर तरीके से चल रही है। तो वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ट्रंप साहब जो है उनकी बात पे वो कब क्या कहेंगे उनको खुद पता नहीं होता है। सुबह में कुछ और कहते हैं, शाम कुछ और कहते हैं। और बहुत साल पहले मुझे याद है कि कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, तो उनका मानना था कि ट्रंप साहब का जो है साइकोलॉजिकल एक ओरिएंटेशन कुछ अलग है, वो नॉर्मल नहीं है। तो वो इसे डिसेप्शन या मिसलीडिंग को भी वो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर शायद कर रहे हैं। जो भी बात कह रहे हैं उनकी बात को भरोसा में नहीं लाया जा सकता। लेकिन जो बात आपने कही, मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस्लामिक रेडिकलिज्म को, उन्होंने थियोक्रेसी को एक नया लीज ऑफ फ्रेश लीज ऑफ लाइफ दे दिया है। कई जगह जो है शिया और सुन्नी के बीच में डिफरेंसेस कम हो रहे हैं। तो जहाँ तक पब्लिक सेंटिमेंट है, मैं समझता हूँ कि पब्लिक सेंटिमेंट अमेरिका के खिलाफ है, पूरे वेस्ट एशिया में इजराइल के खिलाफ है। और इजराइल के भी आपने एक और, मैं आपने पूछा नहीं फिर भी मैं बताता हूँ कि उनके जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनके जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके जो फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ है, बहुत सारे लोगों का मानना है और उन्होंने पब्लिकली कहा कि ये युद्ध जो है इसकी स्ट्रेटजी के रूप में कि बहुत ही गलत तरीके से लड़ा जा रहा है और इस युद्ध से इजराइल का बहुत नुकसान होगा। तो देखिए, कभी कभी मैं अल्जीरिया का भी कई दफ़े उदाहरण दे चुका हूँ कि आप युद्ध तो जीत जाते हैं, बैटल तो जीत जाते हैं, कुछ लोगों की हत्या भी कर देते हैं, लेकिन युद्ध का मकसद जो है वो आप हार जाते हैं। तो ये एक नज़र आ रहा है इस युद्ध की वजह से। क्या फिर ईरान का हाल गद्दाफी जैसा होगा, इराक जैसा होगा? देखिए, अभी तक गद्दाफ़ी के पास क्या था कि बड़े लॉयलिस्ट के जरिए उन्होंने एक फ्यूडल किस्म का सिस्टम कर रखा था, जहाँ पे उनके जितने लॉयलिस्ट थे वो लॉयलिस्ट उनके साथ थे। ईरान की जो स्ट्रक्चर थी पिछले 30-40 साल में, उन्होंने एक बड़ा इलेबरेट स्ट्रक्चर किया है। तो इतने देर में तो गद्दाफ़ी बिखर चुके थे, लेकिन 30 दिन से अधिक ईरान चला हुआ है। तो अगर ये स्प्लिंटर होता भी है तो दिक्कत होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रोफेशनल या रोबोट स्ट्रक्चर्स हैं वो अगर स्प्लिट हो जाए तो दूसरी बात है। लेकिन ईरान गद्दाफ़ी के मुकाबले ज़्यादा ऑर्गेनाइज और ज़्यादा कोहेसिव इंस्टीट्यूशनल एपरेटस है ईरान में, मेरा मानना है ये। इसके अमेरिका की साख बहुत कम हुई है, 3 लेवल पे कम हुई है। पहले लेवल पे कि अमेरिका को जो एक जिम्मेदार पावर माना जाता था कि वो ह्यूमैनिटेरियन तरीके से काम करती है, वो उसकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हुई है कि अमेरिका एक रिस्पॉन्सिबल पावर नज़र नहीं आ रहा है ट्रंप के ज़माने में। दूसरा, इस वॉर को ट्रंप साहब की अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो लिखी उन्होंने, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि शॉर्ट स्विफ्ट एंड डिसाइसिव वॉर। ये बात उनके सिक्योरिटी स्ट्रेटजी से पहले मैंने आज से 7 साल पहले लिखा हुआ है और कहा हुआ है कि शॉर्ट स्विफ्ट, ये वॉर शॉर्ट स्विफ्ट और डिसाइसिव नहीं है। मिनिमम कोलेट्रल डैमेजेस की बात कर रहे हैं, उनके ट्रुप्स पे है, उनके कॉस्ट भी उनका वॉर का अधिक हो गया है। तो वॉर वेजिंग कैपेसिटी भी वो नहीं रही। तीसरा, उनकी ये क्या हुई है कि जो
उनके साथ में जो अलाइज हैं, उन अलाइज को भी लग रहा है कि अमेरिका की दोस्ती एक स्ट्रेंथ होने के बजाय एक लाइबिलिटी है। ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जैसे लोगों ने, हम लोगों ने मार्च के फर्स्ट वीक में ही कहा कि चीन के मदद से ईरान जरूर अटैक करेगा, इस साइकोलॉजिकल मैसेज को देने के लिए कि अमेरिका की दोस्ती कोई गारंटी नहीं है सिक्योरिटी की। चौथा जो है कि जो ग्लोबल ऑर्डर इमर्ज कर रहा है, उस ग्लोबल ऑर्डर में निश्चित रूप से चाइना आज की तारीख में तमाम उसकी कमियों के बावजूद अमेरिका के मुकाबले ज़्यादा रिलायबल एलाई या पार्टनर नज़र आ रहा है, और इस रीजन में उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। कि कुल मिला के मैं समझता हूँ कि कितना भी ट्रम्प साहब क्यों न कहें, उन्होंने अमेरिका को एक बहुत लंबा झटका दिया है, बहुत साइकोलॉजिकल झटका दिया है, और अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को ईरान ने नहीं, ट्रम्प साहब ने बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया और ये है। आज ही मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी कि ट्रम्प के पार्टी के अंदर ही ट्रम्प के खिलाफ अब आवाज़ें उठने लगी हैं इस युद्ध की वजह से। और वो ट्रम्प जो ये वादा करके चुनाव में आए थे कि जो अफगानिस्तान में हमने देखा कि अमेरिकन सैनिक का क्या हाल हुआ है, अब कोई भी सैनिक है वहाँ नहीं जाएगा, युद्ध नहीं लड़ेगा अलग, वो अब वहाँ सैनिकों को युद्ध में उतार रहे हैं। मैं एक बात कहूँ आपसे, अगर मैं कहूँ कि हार्ट की बड़ी स्पेशलिस्ट सर्जरी कीजिए, हाँ। आप कर पाइएगा? आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो तब भी नहीं कर पाइएगा। तो जो युद्ध का साइंस है या जियो पॉलिटिक्स की साइंस है, वो ज़बरदस्त साइंस है, और वो किताब पढ़ने से नहीं होती है। कौन लोग कितने इन्वॉल्व हैं, कितने जानते हैं, कितने उनके सक्सेसेस हैं, फेलियर्स हैं, और कुल मिला के एक्यूमुलेटेड इंस्टीट्यूशनल विजडम क्या है। तो मैं समझता हूँ कि एक और बात जो हमेशा से मैं कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी का ये मॉडल बहुत ऑब्सोलीट हो चुका है, हमें नए मॉडल पे जाने की ज़रूरत है, जहाँ जियो पॉलिटिक्स और स्टेट क्राफ्ट की मैं जो बात कर रहा हूँ, गवर्नेंस की मैं बात कर रहा हूँ, कि जो हालात दुनिया में है, जितनी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुई है, जितना इंटीग्रेटेड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है, तो पूरी साइंस जो स्टेट क्राफ्ट की है उसको एक अलग लेवल पे आने की ज़रूरत है, जहाँ वॉर को और इसको बहुत साइंटिफिकली और ह्यूमन तरीके से लड़ा जाए। ट्रम्प साहब ने बहुत बंगल किया है, अगर आप देखा जाए तो अमेरिका की इंटेलिजेंसिया बहुत उनके खिलाफ आवाज़ उठा रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक अच्छी चीज़ हो कि इसके बावजूद अगर अमेरिका बेहतर हो और दुनिया बेहतर हो, ये मौका है हमारे पास सोचने का युद्ध के बाद, तो शायद कुछ चीज़ें अच्छी भी आएँ पूरी दुनिया के लिए।